माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 41 श्री ए राजा जी। सर क्वेश्चन नंबर 41 सर। उत्तर सभा पटल पर किया गया। ऑनरेबल मेंबर Sir, with the due respect to the Honorable Minister, I must express our deep anguish by saying this reply, that the reply which was laid before this court is not only evasive but irresponsible. Sir, no commitment has been made in the answer. Let me permitted to explain the situation prevailing in Tamil Nadu. Sir, last year December 23, Chennai, Tiruvallur, Kanjipuram districts were heavily attacked by Mijum cyclone. And the same month, third week of December, again Thoothukudi, Tirunelveli and Madurai, southern districts were heavily hit by the another cyclone. Sir, let me permitted to say something before this house. When the government was instead came to the power under the leadership of Dr. M.K. Stalin, the house aware, the nation aware that... Honorable member, Sir, I am coming. The 5 lakh crore debt was incurred by the STL government and Corona was in peak. In spite of the two difficulties we come across, we maintained our financial burden in a fair manner. प्रश्नकाल है माननीय Yes. सदस्य। In this situation, two big cyclones hit the Tamil Nadu. The amount which was sought by the government, Tamil Nadu government, 37 crores. 37 crores. Chief Minister, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu met the Prime Minister. Then the delegation of the all-party meeting met the Honorable Home Minister. In spite of that, no assurance that has been given in this answer when the amount is going to be released or how much it is going to be released. Sir, my first question is, interministerial consultation and committee came to Tamil Nadu, gave the report. Tamil Nadu government gave the report. Both reports were before this government. In spite of that, in spite of the assurances given by the Home Minister in person, when the amount is going to be released, the release amount, I think that whether it is going to be matching the amount which was released for Gujarat, Karnataka and other state which was ruled by the BJP. महोदय, माननीय सदस्य जो कहे कि उत्तर सटीक नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो प्रश्नों को उन्होंने रखा है उसका उत्तर इतना सटीक है, उसको समझने की ज़रूरत है। और पिछले सरकारों द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे थे, 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संवेदनशीलता के साथ केंद्र सरकार जो कदम उठा रही है, उसकी भी जानकारी रखने की ज़रूरत है। अगर पवित्र भाव से यह देखेंगे तो पता चलेगा कि मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन और आपदाओं के समय सहयोग में कितना बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ उन्होंने राशि के आवंटन की बात कही है। मैं जरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि इसको जरा गौर से सुनेंगे। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्य आपदा रिस्पांस फंड के तहत आवंटन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो इस प्रकार है। आप जरा देखिए, 2010 से 2015 में मात्र 33,581 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जो 2015 से 2020 में 61,220 करोड़ रुपए और 2021 से 2026 में और अत्यधिक बढ़कर 1,38,122 करोड़ रुपए हो गया है,
जो एसडीआरएफ में 282% से अधिक की वृद्धि हुई है। महोदय, राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फंड एनडीआरएफ से केंद्र से राज्यों को जो अतिरिक्त सहायता 2004 से 14 की अवधि में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने कहा है कि पहले क्या राशि दी गई थी, अभी क्या राशि दी जाती है, तो आप कितनी राशि बढ़कर योजनाबद्ध की, इसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं। 2004 से 14 की अवधि में मात्र 65,346 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 2014 से 24 के दौरान 1,98,173 रुपए कर दी गई, जो 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। यह दर्शाता है कि मोदी सरकार देश में आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की जरूरतों के प्रति कितनी संवेदनशील है। ओके। महोदय, कितनी नहीं, और इसमें जब जितना बोले हैं वो तो भाषण दिए हैं, सप्लीमेंट्री तो पूछे नहीं है, मैं तो भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो रखे हैं उसको तो मैं जरूर कहना चाहूँगा। और उन्होंने, और सर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि एसडीआरएफ फंड पहले बाद में दिए जाते थे, अब एसडीआरएफ फंड में तो बढ़ोतरी हुई। एसडीआरएफ फंड होता यह है महोदय कि जो आपदा से निपटने के लिए और उसकी तत्परता समय पर जारी रहे, इसके लिए भारत सरकार जो निधि आवंटित करती है, जो प्रावधान देती है, उसका 75% केंद्र सरकार देती है राज्यों को एसडीआरएफ फंड के तहत, और पवित्र मन से देती है, शुद्ध मन से देती है। उसका उपयोग करने की जरूरत है महोदय। अभी भी 2013 करोड़ एसडीआरएफ फंड तमिलनाडु सरकार के पास उपलब्ध है और जिसका वह उपयोग कर सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर, आपके मेंबर है Sir, the answer that has been given by the minister is not bona fide. I can tell that it is completely malified. You are keeping the stepmother attitude towards the states which were not run by the BJP. Sir, we should not confuse. Let me clear before this house, for academic reasons and other reasons. Sir, state disaster relief fund is nothing to do with national disaster fund. The amount which is being asked by the Tamil Nadu government is under national disaster fund exclusively by the central government, union government. But SDRF is nothing but the contribution that has been given by the state government also there under the 15th Finance Commission. So 15th Finance Commission is universal to all states. You cannot go for the specific one. It is available to every state. Matching share is there. All states have to give the matching share, 20% or 25%. So don't confuse Mr. Minister. आपका प्रश्न क्या है? So don't confuse Mr. Minister yourself between the national disaster fund. Please ask question. Sir, my question is, sir, I can give ample example. The way in which the other states are being treated is something different. My only question is, at least hereafter, whether the government has come forward to devise a new rules under the National Disaster Fund to maintain the same attitude and homogeneous attitude, similar and identical attitude to treat all the states on par with Gujarat and Karnataka, where your government is in power. महोदय, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों को, महोदय, चक्रवात विपर्यय के दौरान गुजरात सरकार को एसडीआरएफ के तहत 1 रुपए की वित्तीय सहायता नहीं की गई है। बताइए, और यह नियम की बात करते हैं कि आगे क्या करेंगे, तो सर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी जारी की गई थी। 2019 में फिर यह पुनरीक्षित कर आपदा प्रबंधन के इस कदम में संशोधित रूप भी जारी किया गया। महोदय, आपदा प्रबंधन में उभरती वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं
और ज्ञान के आधार पर समय समय पर इस पर सुधार किया जाता है। सर, इतना बढ़िया गतिशील दस्तावेज है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वह चूंकि नए नियम बनाने की बात करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा प्रबंधन के लिए और आपदाओं के समय जान माल का नुकसान शून्य हो, संपत्तियों की नुकसान भी कम से कम हो, इसके लिए 10 पॉइंट एजेंडा जारी किए और दुनिया उसकी सराहना कर रही है। अभी तक इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। और महोदय जिस तूफान की बात कर रहे हैं महोदय, उसके विषय में बताना चाहता हूं कि जब गृह मंत्रालय बार बार निर्देश जारी करता है और जिस बाढ़ की चर्चा की जिन राज्यों में, उसके लिए भी सर बोलने तो दिया जाए महोदय, सुने तो। और मैं चेन्नई का उदाहरण देना चाहता हूं कि 7 बड़े आबादी वाले नगरों में, महानगरों में, जब उसके बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति आती है तो उसका प्रबंधन ठीक से हो, इसके लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया। चेन्नई को भी 500 करोड़ भारत सरकार अच्छे प्रबंधन के लिए दी गई, ताकि चेन्नई भी बारिश के बाढ़ से प्रभावित नहीं हो। महोदय, भारत सरकार जो पहल और कदम उठा रही है, भारत सरकार मजबूत वास्तविक समय प्रणाली, यानी कि सटीक भविष्यवाणी हो, इसके लिए प्रणाली सिस्टम को डेवलप किया है। MHA लगातार मॉनिटरिंग करता है। कोई आपदा की स्थिति बनती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी निगरानी में हमेशा उस प्रबंधन को जारी रखते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी आपदा के समय सभी राज्यों से संपर्क करते हैं और सलाह भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं। महोदय, एक IDRN गृह मंत्रालय ने इन्वेंटरी का डेटाबेस तैयार किया है, इंडिया डिजास्टर रिस्पांस नेटवर्क प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और महोदय, IMCT की बात कर रहे थे, तो IMCT अब तो पहले ही जाती है, राज्य का ज्ञापन आता है उसके पहले ही माननीय गृह मंत्री जी IMCT की टीम भेज देते हैं और खुद प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं। IMCT की टीम वहाँ भी तमिलनाडु सरकार के ज्ञापन मिलने से पहले ही पहुँच गई थी, उसका असेसमेंट की है। अभी तो 2013 करोड़ की राशि उनके पास उपलब्ध है, उसका उपयोग करें। IMCT का रिपोर्ट आया है, वह जो मंत्रालय का, जो केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसके तहत उस पर विचार किया जाएगा और उनको बताया जाएगा। धन्यवाद सर। श्री ए गणेश मूर्ति தமிழகத்திலே இதுபோன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும், தமிழகத்தை பொறுத்தளவிலே இதுபோன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் புயலோ அல்லது வெள்ள நிவாரணமோ பாதிப்பு ஏற்படுவதை நாம் கண்கூடாக கடந்த 70 ஆண்டுகளாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே அமைச்சர் அவர்கள், பிரதம அமைச்சர் இதில் மிக கவனம் செலுத்துவதாக சொல்கிறார். ஏதேதுக்கு அவர் சென்று பார்க்கிற பிரதம அமைச்சர் ஒரு முறை இந்த பாதிப்பை வந்து சென்னையிலே சந்தித்திருப்பாரா என்பதிலிருந்து கூட நம்முடைய ராஜா அவருடைய கோரிக்கை நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. அதே போல இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்படுகிற மாநிலங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் இங்கிருந்து ஒரு குழுவை அனுப்பி அது அந்த பாதிப்பை சரிபார்த்து எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கலாம் என்கிற கருத்தை சொன்னதற்கு பின்னாடி தான் மாநில அரசிற்கு பேரிடர் நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. இதுபோன்ற பாதிப்புகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் சந்திக்கும் தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களுக்கு பாதிப்பை உடனடியாக சரி செய்வதற்கு ஏதுவாக நிலையான பேரிடர் பாதிப்பு நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்கிட வேண்டும் என்று என்னுடைய கருத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். महोदय, एक तो माननीय सदस्य बताए कि प्रधानमंत्री जी नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने माननीय रक्षा मंत्री जी को वहाँ भेजा। रक्षा मंत्री जी गए, उनके साथ मत्स्य पालन, पशु और डेयरी राज्य मंत्री भी गए
साथ साथ संबंधित मंत्रालय और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी गए, अब उनको पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें उसमें? उनको पता रखना चाहिए। जहाँ तक वह कह रहे हैं कि एक अस्थाई निधि की व्यवस्था की जाए, सर निधि की व्यवस्था है। एसडीआरएफ आपदा जोखिम वित्त प्रणाली के तहत राज्यों को सबसे पहले जो एसडीआरएफ जारी की जाती है उसका इस्तेमाल करना होता है, और वह निधि पहले भी बताया हूँ मैं और अभी बता रहा हूँ कि यह निधि भारी मात्रा में सिर्फ तमिलनाडु को नहीं, कई राज्यों को, यह सभी राज्यों को यह पहले ही उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ साथ महोदय, जब गृह मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर 2023 को मिचोंग चक्रवात की स्थिति और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर वहाँ आभासी बैठक की गई, उसकी मेजबानी की गई। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसमें निगरानी रखे। कैबिनेट सेक्रेटरी, राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति एनसीएमसी, संबंधित राज्यों एवं केंद्रीय मंत्रालय तथा विभागों के साथ वहां समीक्षा और बैठक की गई। हमेशा तत्परता रहती है केंद्र सरकार की, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है संवेदनशीलता के साथ कि सब मिलकर और सब सहयोग करें। केंद्र सरकार आगे बढ़कर सहयोग करने के लिए तैयार है, और हम जान माल की नुकसान को हम शून्य करने के लिए संकल्पित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, आप भी सहयोग करें, जान माल का नुकसान भी शून्य करेंगे और संपत्तियों के नुकसान को भी हम न्यूनतम करेंगे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन को दुनिया यहाँ स्वीकार कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें बनाई गई है, इसके 28 आरसीसी केंद्र है, और आप देखते हैं कि आपदा प्रबंधन के समय, चाहे वह भूकंप का हो चाहे दूसरे आपदाओं का हो, भारत किस प्रकार से विदेशों में जाकर सहयोग करता है, जिसकी सराहना दुनिया कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन आज दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण देश बना है। इसकी दृष्टिकोण को अपना रहा है। दृष्टिकोण स्पष्ट है, आपको अपने दृष्टिकोण ठीक करने की जरूरत है, और हम तैयार हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी तैयार हैं कि आपके साथ मिलकर हम आपदा का अच्छा प्रबंधन करें और नुकसान को हम कम से कम करें। श्री मणिकम टेगोर जी। Sir, in the reply, the Honorable Minister has given that the amount of 2,013 crore is available in the SDRF of the state for the relief operations, which is very peanut to the demand, the demand made by the Tamil Nadu government. The All India, all the MPs met Honorable Home Minister under the leadership of our DMK leader T.R. Baluji, and we demanded 37,907 crores of funds for the flood relief fund. The problem with the minister is that he is not ready to see Tamil Nadu with compassionate. The discrimination continues, and the discrimination towards Tamil Nadu, if it continues, BJP will get the same number of seats which they got it in the previous election also. This is one thing is very clear. The discrimination towards Tamil Nadu must stop. And sir, only 1 minute, sir. Let him, whether he will assure that in among the what the demand of the Tamil Nadu government for 37 crore 907 crore rupees, how much the government of India is ready to release? member only प्रश्न। Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, आप भी जवाब। महोदय, मैं पहले भी बताया हूँ कि IMCT की रिपोर्ट 29 जनवरी 2024 को गृह मंत्रालय के DM डिवीजन को प्राप्त हुआ है। इसे शीघ्र ही इस पे विचार होगा, और जो नॉर्म्स है, जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यह समझ रहे हैं कि सारी चीज़ों की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन कोष से दे दे, जो नहीं है। यह सहयोग की राशि, और यह सहयोग की राशि उस समय जो तत्काल राहत देने के लिए करनी चाहिए, उसके लिए
दूसरा कि तमिलनाडु के साथ साथ कोई भेदभाव नहीं है। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की पवित्रता सभी देश के एक एक कोने से, एक एक राज्य से, एक एक राज्यों की एक एक भावनाओं से, मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज अपनी मातृभाषा में सभी को उच्चतम प्रतियोगिताओं में बैठकर उत्तीर्ण होने का, पढ़ाई करने का तकनीकी क्षेत्र में भी प्रावधान किया गया है। और महोदय किसी भाषा में सुन सकते हैं। कैसे भेदभाव हो रहा है वह बिल्कुल करें। और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वैसे लोग जो कहीं न कहीं से भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने तुष्टीकरण के नीति के तहत अपवित्र भाव से कोई शब्द का उपयोग करते हो तो आगे नहीं करे। देश उसको अच्छे रूप में नहीं लेता है, कोई भेदभाव नहीं है। मोदी की इच्छा संकल्पित है सबके सहयोग का, सबका साथ, सबके विकास का। Only question. Honorable member on First of all, I have to thank the Honorable Minister, my friend Rajnath Singh, the Defence Minister, and Madam Snubla ji, who have been kind enough to visit the state which has been affected by flood havoc in December, first week and last week. And at the same time, this complete failure of the meteorological station forewarning system, because Chennai has not got an updated forewarning system of the particular department. Equipments are updated, obsolete, and it's not updated. Equipments are not there. They have miserably failed to forewarn the government and the public. Because of that, more than 100,000 people have stranded in the train itself. 2 crore people have take asylum in the. What do you mean? Why do you interfere? Please sit down. You don't have anything. Please sit down. Please sit down. I know how to. Please sit down. What is it? What do you want? What do you want? What do you want, sir? Please intervene. This minister has got no. Sir, why should he intervene? Sir, he should know some discipline. Sir, he should know some discipline. Member of Parliament, please sit down. To be the responsible minister also. You please sit down. You don't have any. Please sit down. You don't call a minister and member unfit. It is unfair. You are senior member. How can you call him? What is the thing which has DMK cannot say? he cannot say only question, please. We are on the same page, sir. Mr. Balu cannot say to our honorable minister. He cannot say. He told that is not a good thing, sir. आपने कैसे एक मंत्री को कह दिया? ये तो वापिस लीजिए और इसको रिकॉर्ड से भी निकालिए, सब वापिस लीजिए। DMK गवर्नमेंट इज कांग्रेस इज माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगना चाहिए। वो भी दलित मंत्री को, और आपने दलित मंत्री, हमारे मंत्री को दलित मंत्री को एडमिट कर दिया। ये नहीं हो सकता। आप दलितों को अपमान करते हो। डीएमके के वरिष्ठ साथी होंगे आप, हम आपका सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई मंत्री परिषद में हमारा दलित साथी मंत्री है और आप उसका अपमान करो, ये हम सहन नहीं करेंगे। सर, एक एससी मंत्री ये वापिस लेना पड़ेगा आपको, शब्द ये शब्द वापिस लेना पड़ेगा आपको। एससी मंत्री है सर, ये नहीं हो तो सकता। मेहनत करके आया है इधर, उनको दलित मंत्री है मंत्री परिषद में और उसका आप अपमान कर रहे हो। लालू साहब, दलित का अपमान है सर। शब्द निकाल देंगे, शब्द यूज कर रहे हो, शब्द निकाल देंगे। माफी मांगिए आप, माफी मांगनी पड़ेगी आपको। ये दलित समाज का अपमान शब्द हम निकाल नहीं देंगे। what is unqualified? Let's say you attend. You have absolutely no business. मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। बालू साहब, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। दलित समाज के हमारे मंत्री परिषद के साथी पर आपने ये कहा कि ये बिल्कुल ही अपमानजनक शब्द आपने यूज किया। बालू साहब, आपको माफी मांगनी पड़ेगी बालू साहब आपको, और माफी मांगिए आप।
ये ठीक नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्वेश्चन आवर में आप किसी मंत्री को कहते हो अनफिट है, ये ठीक नहीं है। माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगनी पड़ेगी आपको, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी साहब आपको। ये गलत बात है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं? अनपार्लियामेंट्री शब्द आपने यूज किया, आपने एक मंत्री को कह दिया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी बालू साहब। Please. Please. No, you have to ask. No, what are you talking? No, you have to ask excuse. You should apologize because he is a SC MP. How can you? Who are you to use his certificate? He is a SC MP. He is a SC minister. How can you do that? You withdraw your words. You please withdraw your words. You have got right to question, but you cannot say to anybody. You cannot call our minister. Who are you to do that? जी अध्यक्ष जी, सर टीआर बालू साहब एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, सम्मानित सदस्य हैं। हमारे मंत्रिपरिषद के एक दलित मंत्री ने खड़े होकर के कहा कि आप इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे, इतना ही तो कहा। और आपने बालू साहब ने हमारे मंत्रिपरिषद के एक सम्मानित साथी जो एल मुरुगन साहब हैं उन, और वो दलित भी है, एससी समाज से आते हैं, सर ये अपमान है सर दलित समाज का। तो हम चाहते हैं कि ये माफी मांगे टीआर बालू साहब, माफी मांगे ये टीआर बालू साहब, हम ये चाहते हैं, माफी मांगनी पड़ेगी इनको सर। एक दलित समाज के जो तमिलनाडु से आते हैं एल मुरुगन साहब, उन्होंने ये इतना ही तो कहा कि आप इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसके लिए इन्होंने रिएक्शन में कह दिया कि आप अन्य से कह दिया सर, ये अनपार्लियामेंट तो है ही, लेकिन हमारे एक मंत्रिपरिषद के साथी का अपमान भी है, इसलिए टीआर बालू साहब को माफी मांगनी चाहिए। I can only Only person.
I can only advise. Only question. I have not asked my question, sir. Only question. Sir, I can only advise my friends on the other side not to be carried out by sycophants like my friend on the other side. Is to be there in the politics itself. Sir, actually, He's insulting. He's insulting one minister. Second, he's insulting the entire SC community, sir. How can you do it? Sir, he cannot call it a minister. How can he call it? Balu, you are a senior minister. You please try to understand what you are talking and what is the fate of India Alliance. वो भी चेक करो थोड़ा. तो पूरा खत्म हो गया और खत्म होने के बाद इधर आप ऐसे बात करते हैं. Question number 42. Shri H. Gyan Tiraviniyam. Question number 42. माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मेंबर, क्या समझने लगा? The large number of the elected responsibilities in panchayats are semi-literate and no little. ஆளெல்லாம் சண்டை போட்டாங்களே. Question number 42. श्री सुभाष बेड़िया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में बताया कि ई गवर्नेंस के लिए पंचायतों में केंद्र की सहायता से कंप्यूटर और अदर आधारभूत ढांचे बनाए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पंचायतों की स्थिति तो ये है कि एक पंचायत में या 4 पंचायतों में एक सचिव है, तो ये जो आप ई गवर्नेंस करना जा रहे हैं इसके के लिए क्या जो ऑपरेटर जो है वो भी उसका भी सहयोग केंद्र सरकार करेगी? अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य जी ने जो सवाल पूछा है वो राज्य का विषय है। हम पंचायतों में कंप्यूटर सपोर्टिंग के तौर पर करते हैं, लेकिन वहाँ पंचायत में अगर ग्राम सचिव नहीं है तो वो ग्राम सचिव को नियुक्त करने का काम राज्य सरकार का है, उसमें केंद्र सरकार कोई सहयोग नहीं करती है। निहाल चंद मेघवाल। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा और 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा सीधा ही ग्राम पंचायत के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया है। देश के इतिहास में पहली बार सीधा पैसा ग्राम पंचायत को देश के प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है। मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा और 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा बढ़ाने का कोई प्रावधान, या फिर जो ग्राम पंचायत को आप सीधा पैसा दे रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग क्या केंद्र सरकार मॉनिटरिंग करने के लिए कोई नोडल अफसर अलग से बनाने का प्रावधान किया है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है वो पंचायत को सक्षम करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रावधान किया है। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी विकसित भारत की संकल्पना की है। माननीय सदस्य 2047 में आसन पर पीठ लेके खड़े होते आप वरिष्ठ हैं। 2047 में भारत विकसित देश कहलाएगा। इसकी नींव 2014 में रखी गई। 2014 में फाइनेंस कमीशन का आवंटन था, 2010वां फाइनेंस कमीशन जो था उसका 4,381 करोड़ था। 11वां फाइनेंस कमीशन का आवंटन था 8,000 करोड़, 12वां का 20,000 करोड़ और 13वां फाइनेंस कमीशन था 63,000 करोड़। और देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, गांवों को सक्षम करने का संकल्प उन्होंने किया। जब तक गांव सक्षम नहीं होंगे भारत विकसित जो संकल्प मोदी जी ने किया विकसित के दौर पर भारत नहीं चलेगा।
इसलिए 14 फाइनेंस कमीशन का जो आवंटन आया वो 2,02,92 करोड़ आया और अभी 15 फाइनेंस कमीशन का आवंटन जो है वो 2,36,000 करोड़ है। सम्मानीय सदस्य ने कहा कि इसमें कुछ बढ़ोतरी करने का प्रावधान है क्या? ऐसा 15 वित्त आयोग का जब 10वां वित्त आयोग आया था तो पर पर्सन 100 रुपया पर ग्राम पंचायत को एफसी का पैसा जाता था, लेकिन अभी 674 रुपया जाता है। अभी फिलहाल 16 फाइनेंस कमीशन का अभी भी कमेटी बना है, अभी उसके बारे में फाइनेंस कमीशन डिसीजन करता है। मंत्रालय के सिफारिश से फाइनेंस कमीशन का पैसा वो पंचायतों को जाता है, इसलिए इसके ऊपर फाइनेंस कमीशन ही डिसीजन ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 श्री एन रैंडमपम। माननीय मंत्री महोदय, माननीय ऑनरेबल मेंबर। Thank you very much, sir, for giving me the opportunity. The Andhra Pradesh government is a major agriculture state which provide food crops like paddy and commercial crops. Honorable Prime Minister launched a comprehensive irrigation project under PM KSY in 2015-16. How many irrigation projects are being implemented in Andhra Pradesh and how much fund has been provided during last 7 years, sir? Second question is, many times farmers suffer losses due to various reasons like flood, drought and natural calamities. What steps has been taken to help the farmers against the calamities, sir? Third one is, what steps are being taken by the government to encourage climate smart previous irrigation like drip irrigation and sprinkler irrigation to maximize water use efficiency while reducing negative impacts on the environment, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भारत सरकार के द्वारा 2016 से कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई और उस कृषि सिंचाई योजना के अंदर 3 मंत्रालयों को मिलाकर ये योजना बनाई गई, जिसमें एक AIBP योजना है और एक हर खेत को पानी, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वाटरशेड डेवलपमेंट और कृषि मंत्रालय के द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे काम शुरू किया गया। और उसी के तहत आंध्र प्रदेश के अंदर भी योजना को प्रारंभ किया गया, जिसमें AIBP योजना के अंतर्गत 8 परियोजनाएं वहां पर प्रारंभ की गई और उन 8 परियोजना के अंदर जो गांव तय किए गए, उन गांवों के अंदर 2016 से लेकर अभी तक जैसा कि उसमें जो फंड का प्रावधान किया गया वो उनको मिल चुका है। और उसमें एक जैसा कि पोलावरम बहुउद्देशीय योजना और प्रारंभ की गई, जिसके अंदर भी 15,146 करोड़ रुपए का उसमें सहायता प्रदान की गई है। 2016 से लेकर अब तक वो परियोजना चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा है और इस योजना के अंदर 60-40 के रेशियो से काम किया जा रहा है। और दूसरा, जैसा इन्होंने पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात की गई, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर भी आंध्र प्रदेश के अंदर 2015-16 से लेकर अब तक जो फंड का प्रावधान किया गया उसमें 2,612 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, उसमें बजट रिलीज़ किया गया है। और इसके अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर 9,19,000 हेक्टेयर एरिया है वो कवर किया गया है। और RKVY योजना है जिसको हमने इसके अंदर इसके अंतर्गत इसको ले लिया गया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप में, जिसमें राज्य को अधिकार है वो राज्य योजना बनाकर और उसको योजना को सीधा ही उस योजना के तहत ले सकता है। और इसी के तहत मैं इसमें आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने जैसा कि कहा है एक सवाल में कि इसमें किस तरह से सहायता प्रदान की जा रही है और नुकसान के ऊपर, तो मुझे इसमें ये ज़रूर कहना है कि जब फसल का नुकसान होता है तो उसमें फसल बीमा योजना का भी प्रावधान है और साथ ही SDRF फंड का भी प्रावधान किया गया है। और उसके साथ ही NDRF फंड का जब अधिक नुकसान होता है तो उसमें NDRF फंड से उनको सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन उसके साथ ही हमने ऐसी वेराइटियाँ भी तैयार की है ICR के द्वारा, जिसमें वो वेराइटी है जिसमें
लगभग 2014 से लेकर अभी तक हमने 2380 वैरायटी तैयार की गई है। जो नई वैरायटी है जिसमें क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी है वो 1971 है। उस वैरायटी की ये विशेषता है, ये वैरायटी विषम अगर कभी बाढ़ भी आती है या सूखा भी पड़ जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर भी ये वैरायटी है जो काम करती है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर भी सहायता और इन सब के ऊपर काम किया जा रहा है। श्री राजीव प्रताप रूडी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अवगत होंगे कि बिहार में हमारी नई सरकार बनी है और माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं और हमारे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं और हम लोगों को बहुत बचे हुए काम बिहार में करना है। बिहार की आबादी 14 करोड़ है और बिहार की और सचमुच अच्छे काम की दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं। बिहार की आबादी 14 करोड़ है। आप रंग भी बदलते हैं, कपड़ा भी बदलते हैं, आपका तो कुछ नहीं पता है। अब क्या आप बोलती है हमको कुछ नहीं समझ में आती है। क्या बोलती है, कहाँ जाती है, क्या पढ़ती है, हमको कुछ समझ में नहीं आती। अध्यक्ष जी मेरा सुना जाए, मेरा जरूरी है। बिहार के 14 करोड़ की बात क्या बोलती है, हमको कुछ नहीं समझ में आता। तो बिहार की दिशा एकदम तय हो गया है और आने वाले दिनों में इनकी व्याकुलता हमें समझ में आती है कि इंडिया अलायंस समाप्त हो गया तो छोड़िए इन विषयों को। बिहार की आबादी 14 करोड़ है महोदय, बिहार की आबादी 14 करोड़ है। हमारी कमिश्नरी की आबादी 1.25 करोड़ है। हमारी कमिश्नरी की आबादी 1.25 करोड़ है और शायद देश के 8 राज्य हमारे जिला और हमारे कमिश्नरी से छोटे हैं। और वहाँ पर आज बिहार में जो भी हालात रहे हैं, 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए, उनको वापस लाना है, रोजगार देना। और कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी 4 प्रोफेशन के अलावा मैं खेती भी दबा के करता हूँ, अच्छी खेती करता हूँ और महसूस होता है। मेरा सारण जिला, मेरा पानी आता है नेपाल से और नेपाल से पानी चल करके उत्तर प्रदेश से हो करके 7000 क्यूसेक बिहार में आना चाहिए, जो सारण कमिश्नरी में। बिहार की सरकार ने वैपकोस के माध्यम से, जो भारत सरकार की कंपनी है, सारण कमिश्नरी के लिए 7000 करोड़ रुपया की योजना बना करके भारत सरकार को भेजा है ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके। इस 7000 करोड़ रुपया जो सारण कमिश्नरी को लोगों को जाना है, एक अध्याय उसका फ्लड कंट्रोल का है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारण जिला 4 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा से, गंडक से, सोन से और सरजू से घिरा हुआ ये हमारा जिला है, जो बाढ़ से भी प्रभावित होता है। तो बाढ़ प्रबंधन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और उसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जो वैपकॉस के द्वारा निर्मित गंगा फ्लड कंट्रोल और सेंट्रल वाटर कमीशन से बिहार की एक बड़ी योजना भारत सरकार को भेजी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि क्या इस बड़ी योजना, जो देश के किसानों के उन्नति के लिए और खास करके छोटे किसानों के लिए उन्नति का विषय है, क्या उस पर आप विचार करने का कष्ट करेंगे? धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने सीधा प्रश्न किया है और वैसे ये जो प्रश्न है वो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है और मैं इसमें ये जरूर कहूँगा कि जो परियोजना हमने कहा कि AIBP योजना के अंतर्गत ली गई है, उस योजना के अंतर्गत बिहार के अंदर भी एरिया भी कवर किया गया है और वो एरिया जो कवर किया गया वो भी लगभग 28,000 हेक्टेयर एरिया है, वो उसको कवर किया गया है। और इस योजना के अंदर जहाँ की ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 99 प्रोजेक्ट हमारे उसके अंदर टोटल लिए गए हैं, जिसमें 58 प्रोजेक्ट संपूर्ण पूरे देश भर में हो गए हैं। और रही बात आपने जो स्पेसिफिक पूछा है, इसकी मैं संबंधित विभाग से जानकारी लेकर माननीय सदस्य को बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 श्री रमेश विधोड़ी जी। क्वेश्चन नंबर 44 अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हमारे देश में गरीब को इलाज मिले, जन औषधि केंद्र के माध्यम से 10,300 ऐसी दुकानें खुलवाकर और गरीबों को इलाज देने का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है, उनके लिए गरीबों की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक और आगे जो कदम बढ़ाने का प्रयास किया सहकारिता के माध्यम से, कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा भी गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हों और गाँव में जाकर मिले। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो ये हमारी जन औषधि पैक्स के द्वारा जन औषधि केंद्रों के लिए
हम जो ये आवेदन व स्वीकृति की जो वर्तमान स्थिति है, एक तो ये जानना चाहूँगा, दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि पैक्स के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सरकार की ई सेवाओं की और आसान बेहतर सुविधा मिले। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारे गाँव में भी बेहतर इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल नेटवर्क है, तो जन औषधि केंद्र के संचालन के लिए की जाने वाली ग्रामीणों को इसके अलावा और क्या क्या लाभ देने के योजना है पैक्स का जी, ये जानना चाहूँगा। माननीय मेंबर, ऑनरेबल मेंबर प्लीज। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय की आवश्यकता को देखते हुए किया, और सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे हाथों में जो बहुत ही कड़े और बड़े निर्णय लेने को जाने जाते हैं, ऐसे देश के पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को बनाया। और माननीय अमित शाह जी सहकारिता के मास्टर हैं। मैं कहूँगा कि पैक्स से लेकर एपेक्स तक उनको अनुभव है, और उसी के आधार पर जो हमारे पैक्स 1,03,000 के आसपास थे, उनमें सबसे पहले ऐसे वाइबल पैक्स जिनका ऑडिट हो सकता था, ऐसे 63,000 पैक्स के लिए कंप्यूटरीकरण करने का काम किया। और कंप्यूटरीकरण करने के लिए जो परियोजना बनाई गई उसमें 2,516 करोड़ की व्यवस्था की। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का क्वेश्चन है जन औषधि केंद्र के संबंध में, कि जन औषधि केंद्र तब तक लागू नहीं हो सकते थे जब तक इसका कंप्यूटरीकरण होकर के मॉडल वॉलेज लागू न हो। और मॉडल वॉलेज लागू करने के लिए एक हमने महत्वपूर्ण कदम पैक्स के अंदर उठाया, और मॉडल वॉलेज लागू होने से जो पैक्स हमारे लिमिटेड काम करते थे, केवल छोटे ऋण वितरण का काम करते थे, उर्वरक का वितरण का काम करते थे, लेकिन अब उनको बहुउद्देशीय पैक्स बनाने के लिए इन मॉडल वॉलेज लागू होने से हमने बहुत सारे काम पैक्स के लिए किए हैं। उनमें से एक जन औषधि केंद्र भी महत्वपूर्ण है, और जन औषधि केंद्र जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सस्ती दुकान कही जाती है, जिन पर जेनेरिक दवाइयाँ इनको लगभग बड़ी छूट में मिलती है, और इनको हमने अभी तक 4,629 पैक्स इस प्रकार के थे जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का काम किया है। इनमें से 2,475 पैक्स हमने जन औषधि केंद्र प्रारंभ की ये मंजूरी दी गई है, जिनमें से 617 पैक्स इस प्रकार के हैं जिनको राज्य ड्रग कंट्रोलर द्वारा ड्रग का लाइसेंस भी प्राप्त हो गया है। अब जन औषधि केंद्र इस काम के लिए तैयार हैं। मान्यवर, हम जानते हैं कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10,600 हमारे जन औषधि केंद्र खोले हैं, उसमें 2,000 पैक्स के लिए 2,000 जन औषधि केंद्र के लिए पैक्स के लिए कहा गया है। उस पर हमने 4,629 आवेदन लिए हैं। तब मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से पैक्स में एक तो हम रोजगार बढ़ाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ ग्रामीण अंचल के लोग जो खास तौर से किसान होते हैं, जो लगभग 13 करोड़ के आसपास पैक्स से जुड़े रहते हैं, उनके लिए ये सस्ती दवाइयों की दुकान से ये हम दे सकेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि पैक्स हमारे बहुउद्देशीय बनाने का काम, और इनके लिए विशेष तौर से आने वाले समय में 25 प्रकार की सेवाएं हम कर सकते हैं। मैं गिनाऊंगा तो मुझे लगता है कि 25 प्रकार की सेवाएं बहुत होंगी, ऐसा माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी मेरा छोटा सा सर, गांवों के लोग शहरों में ये दुकानें खुली हैं 10,300। माने अमित शाह जी गृह मंत्रालय के द्वारा, सहकारिता मंत्री के द्वारा प्रयास हुआ कि ये गांव में जाएं, गरीब को सही इलाज मिले, गरीब आदमी को स्वस्थ सेवा मिले। उसके लिए कुछ दुकानों की ऐसी शिकायतें आती है कि वह दवाई तो होती है, वो दवाई को क्योंकि 30% पे मिलती है, वो 100 रुपए की दवाई 30 रुपए में मिलती है गरीब आदमी को, वो दवाई दुकानदार ना देकर इधर उधर गड़बड़ करते हैं। तो क्या उन लोगों के आवेदन के साथ साथ, जो नहीं खोल रहे उनके आवेदन के साथ साथ, क्या कोई ऐसे एजेंसी वगैरह गरीब गांव का आदमी कहां शिकायत करे और वहां उसको प्रॉपर वे में दवाई मिले, ऐसी भी कोई योजना बनाइए, नहीं बनाइए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य में कहना चाहता हूं कि जन औषधि केंद्र खोलने का क्रम जो हमने पैक्स में चालू किया है, जिनके लिए मैंने जैसा बताया कि 617
पैक्स इस प्रकार के हैं जिनको ड्रग का लाइसेंस हम मिल चुका है। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की अभी तक कोई शिकायतों की स्थिति आई नहीं है, लेकिन हम इनको विधिवत प्रॉपर जिस तरह से माननीय अमित शाह जी सहकारिता के लिए बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं और सहकार से समृद्धि का जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें एक ये पॉइंट भी शामिल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हम किसानों के लिए, हम ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने का काम करेंगे और किसी प्रकार की शिकायत न मिले, इस प्रकार का सहकारिता का प्रयास रहेगा। श्री YS अविनाश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 45 श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 45 माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आदिवासी समाज के क्षेत्र में उन्हें व्यापक परिवर्तन कापुटू सेक्टर में किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्रों में सहकारिता क्षेत्र में कितने अनुदान राशि प्रदान की जा रही है और साथ में मध्य प्रदेश के ही सहकारिता क्षेत्र में जो जनजाति युवा हैं को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और मेरा जो संसदीय क्षेत्र है खरगोन बड़वानी, जो जनजाति बाहुल्य है, इसके अंतर्गत जो सहकारिता क्षेत्र में बहुउद्देशीय लाभ प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपस में बात मत करो पीछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चूंकि मध्य प्रदेश से आते हैं इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश की और खासतौर से अपने संबंधित जनपदों की बात कही है। तब मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने अभी कहा था कि 63,000 जो हमारे पैक्स हैं जिनका कंप्यूटराइजेशन हमारा हो रहा है, इनमें हम कह सकते हैं कि 63,000 में से इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश में हैं 4,534 पैक्स हैं और साथ ही साथ इसमें 725 लैंप्स भी हैं। इसके लिए भारत सरकार ने अब तक 45.94 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश राज्य को जारी करने का काम किया है। आपने अनुदान जारी करने की बात भी कही है, तब मैं कह सकता हूं कि इसमें एनसीटीसी जो हमारा विभाग है, तो एनसीटीसी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए रियायती ब्याज पर जो सावधि ऋण प्रदान करने की जो योजना है जनजाति बहुसंख्यक क्षेत्रों की सहकारी समितियों के विकास के लिए, उसके लिए सक्रिय कदम उठाने का काम किया है। मान्यवर, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में एनसीटीसी द्वारा अब तक पिछले 2 वर्षों में 606 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता समृद्ध करने का काम किया है। आपने रोजगार की बात भी कही है कि हम क्या रोजगार प्रदान कर सकते हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों से सभी ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसमें अभी मैंने कहा कि मॉडल वालोज लागू होने से 25 प्रकार के जो काम, इसमें लार्ज एरिया बहुउद्देशीय समितियां जिनको लैंप्स कहते हैं, इनके साथ पैक्स का जो कंप्यूटराइजेशन हम कर रहे हैं, इससे रोजगार भी हम देने का काम कर रहे हैं। मॉडल उपलब्धियों को अपना करके लैंप्स और पैक्स 25 प्रकार की सेवाओं के लिए देने के लिए अपने अपने पैक्स में काम कर रहे हैं, वो विविधता लाने में भी सक्षम हो गए हैं। अब वो प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र के रूप में भी काम किसानों के लिए उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि जो इनपुट होते हैं उनको भी हम देने का काम करते हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन औषधि केंद्र के विषय में मैंने चर्चा की है, ये बता ही चुका हूँ। ये हम जन औषधि केंद्र का काम आपके मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। इसी तरह से कॉमन सर्विस सेंटर, CSC सेंटर जो होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनमें खासतौर से वायबल बनाने के लिए, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो 300 प्रकार की सेवाएँ कॉमन सर्विस सेंटर में जो दी जाती हैं, अब पैक्स के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। ये काम आपके मध्य प्रदेश में भी हम कर सकते हैं और 300 प्रकार की सेवाएं जो ई-सेवाएं होती हैं, इनको देने का काम करते हैं। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल का जो रिटेल आउटलेट और LPG की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, इसके लिए भी अब ये मॉडल वालोज लागू होने से हम देने का काम करते हैं। और आपके मध्य प्रदेश का जहाँ तक में सवाल है कि आपका खरगोन और बड़वानी जिले की आपने बात कही है, तो खरगोन बड़वानी जिले की कुल पैक्स की संख्या 182 है, जिसमें हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, शॉर्ट में सर इनका जिले का जवाब दे दूं
खरगोन बड़वानी जिले में माननीय मंत्री जी शॉर्ट में जवाब दो। तो इनके 10 इनके जिले में पैक्स जन औषधि केंद्र, 9 में पैक्स भारत सरकार के द्वारा हमने देने का काम किया है। इसमें 109 पैक्स में हमारे जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना है केंद्र हैं उनको भी देने का काम किया है। इसी तरह से 128 पैक्स और बड़वानी जिले में 53 पैक्स जो CSC के रूप में भी काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। खरगोन और बड़वानी जिले में एक के लिए हमने आए मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप चलाने के लिए भी काम देने का काम किया है। Honorable member, question number 46, Srimati Navneet Rana. Question number 46, sir. Sir, will the Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairy, the details of fund allotted for fisheries under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for ecological sound and socially inclusive development of fishery sector in the states of Maharashtra, Haryana, Jharkhand and Bihar, particularly in Amravati, sir. What is the detail, sir? और इसके साथ में सर ये सभी योजना के साथ आदिवासी भाई बहनों के लिए भी ऐसी कोई पर्टिकुलर योजना है? क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ सर वो क्षेत्र पड़ता है एकदम पहाड़ों पे, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर योजना उनके लिए भी है? क्योंकि ये योजना से बहुत सारी ज़्यादा मदद इनको हो रही है और ये 5 सालों के लिए ये योजना है। इसके आगे भी ये योजना इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जिससे इन क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी मदद होगी। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसद महोदया ने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने इस सवाल के साथ आदिवासी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कहा है। ये फिशरीज सेक्टर का सवाल है और फिशरीज सेक्टर में हमने SC ST समाज के लिए हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें उनको सब्सिडी देने में ज़्यादा प्रावधान देने का बंदोबस्त किया हुआ है। SC और ST दोनों को हम उसमें 80% तक की सब्सिडी देते हैं और अगली सरकार में भी ये चालू रहने वाली हैं। ये हमारे वित्त मंत्री ने इसमें अपनी ही सरकार में चालू रहेगी। मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में आपने जानना चाहा है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2020 से यहाँ तक, सर मैं एक फिगर आप ऑगस्ट हाउस के सामने रख देना चाहता हूँ ताकि सभी सांसदों को जानकारी रहे और इस सदन के माध्यम से देश के मछुआरे समाज में ये जानकारी चले। इसीलिए 2014 तक, आज़ादी से लेकर 2014 तक फिशरीज सेक्टर में भारत सरकार की ओर से कुल खर्च 3,681 करोड़ रुपए का हुआ था। आज़ादी के बाद 2014 तक 3,681। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देने के बाद अब तक 38,572 करोड़ रुपयों का आवंटन कर दिया गया है, जो करीबन 10 गुना ज़्यादा है। इसके चलते मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो अकेली योजना का कद 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, वो योजना के तहत 2021 से लेकर अभी तक कुल 1118 करोड़ रुपए की राशि हमने सैंक्शन की हुई है और उनमें से अभी तक 142 करोड़ का काम भी वहाँ पूरा हो गया है। मैं आपको थोड़े फिगर भी बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। 272 हेक्टर पॉन्ड अप्रूव्ड किए गए हैं जो 19 करोड़ के हैं। नए हैचरीज 27 मंजूर किए गए हैं। ये हैचरीज और पॉन्ड जो है
वो आप एससी सेक्टर के कार्यकर्ताओं को या एससी सेक्टर के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उसको इसमें आप प्रवृत्त कर सकते हैं और उसको 60% की सब्सिडी का लाभ भी दिला सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के जरिए 495 नंबर्स ऑफ रीसर्कुलरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको RAS कहते हैं, उसी को लागू करने का हमने प्रयास किया है। बायोफ्लॉक के 88 यूनिट्स 44 करोड़ की लागत से वहाँ मंजूर किए गए हैं। केज कल्चर सबसे ज़्यादा 354 करोड़ के 13,161 नंग महाराष्ट्र में लागू कर दिए गए हैं। वो मैं मानता हूँ कि देश में सबसे अधिकतम केज कल्चर का प्रयोग महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हो रहा है। और भी बहुत लंबी सूची है, मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसी प्रकार से मछुआरे समाज को भी किसान क्रेडिट कार्ड का अधिकार दे दिया है। और महाराष्ट्र सरकार ने 14,090 मछुआरे भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध भी करा दिए गए। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन की प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2